नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम साइकोलॉजी का टेस्ट ले रहे हैं और साइकोलॉजी में अपना टेस्ट नंबर 7 है और आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम्य कठिनाइयाँ। ठीक है, कल अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता। हम पहले ही बता दें, है ना। आज का टॉपिक है आपका अधिगम्य कठिनाइयाँ। अधिगम्य कठिनाइयाँ हैं वो आपका आज का टॉपिक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इस टेस्ट को। तो इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि यदि आपकी कक्षा का एक बालक है, वो C को D तथा D को K लिखे तो वे कौन सी अधिगम कठिनाई से बाधित है। तो वे C को D और D को K लिखे तो वो कौन सी अधिगम कठिनाई से बाधित है। तो इसमें आपको जवाब देना है कि क्या उसे बुलिमिया है, क्या उसे अफेसिया है, क्या उसे मलेरिया है या उसे डिसलेक्सिया है। तो विद्यार्थियों, आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका करेक्ट जवाब होगा आपका डी, डिसलेक्सिया है। वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, उसको डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी निःशक्तता नहीं है। निःशक्तता बोले तो एक तरीके से जैसे हैंडीकैपनेस होती है वैसे, विकलांगता होती है वैसे, तो कौन सी निःशक्तता नहीं है। तो देखिए, मानसिक अक्षमता है, ये बिल्कुल एक जो मंदबुद्धि वगैरह होते हैं वो एक तरीके से मानसिक विकलांगता वगैरह में उसमें आ जाएगी। दृष्टि अक्षमता, देखने में तकलीफ है, उसको भी आप इसमें काउंट कर लोगे। श्रवण अक्षमता मतलब सीखने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसमें आएगी। लेकिन जो अधिगम में अक्षमता होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। किसमें, जो निःशक्तता है उसके अंतर्गत इसको काउंट नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते समय हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक अपन चूज करें कि बच्चा जो हकला रहा है उसकी समस्या का क्या हो सके, निदान हो सके, उसका निपटारा किया जा सके। तो इसमें लंबित वाक, अनुश्रुत वाक, प्रवर्धित वाक एंड परिमाणकारी वाक, तो इसमें कौन सा सही माना जाएगा। तो आपको सही जवाब बताना है। इसका होगा प्रवर्धित वाक। प्रवर्धित वाक इसका एकदम करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक का जो आपके टॉपिक है वो मैं बता दूं। नेक्स्ट टेस्ट का वो होगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेस्ट का, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये टेस्ट नंबर 8 में इससे संबंधित आपका टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक हैं। जैसे एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, वो दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी प्रदर्शित करता है तथा असामान्य व्यवहार को रिपीट करता है, बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज को शो करते हैं, ये किसके सिंबल है। तो ये शैशव स्वैलीनता के सिंबल है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बोलते हैं शैशव, ये जो स्वैलीनता होती है ना, आत्मविमोह वाली वो, ठीक है ना, स्वैलीनता, तो स्वैलीनता में आएगा ये, ठीक है ना। तो ये शैशव स्वैलीनता में आएगा क्योंकि वो 5 वर्ष का बच्चा है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाणी दोष नहीं है। निम्न में से वाणी दोष, वाणी से संबंधित दोष नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा वाणी दोष नहीं है विद्यार्थियों। तो देखिए, वाणी दोष नहीं है तो देखो, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये एक तरह का वाणी दोष है। तीव्र और अस्पष्ट वाणी ये भी वाणी दोष है। हकलाना ये भी एक वाणी दोष है। लेकिन चाहे लाउडली बोले चाहे एकदम स्लो बोले, ये आपके वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। शिक्षण अधिगम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको इसमें फाइंड आउट करना है। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या है। परीक्षा में नकल करना ये कोई शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या नहीं है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड चीज नहीं है। कक्षा में लेट आ रहा है ये भी नहीं है। कक्षा में डिसिप्लिन नहीं रख रहा है बच्चा, ये भी बात नहीं है। लेकिन विषय वस्तु को समझने की जो कंटेंट है उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, और यदि कोई समस्या है तो वो नो डाउट टीचिंग लर्निंग इसमें आएगी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रॉब्लम में उसको काउंट किया जाएगा।
ठीक है, शिक्षण अधिगम समस्या है विषय वस्तु को समझने की समस्या। नेक्स्ट अगला है हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण, इसको इंपोर्टेंट में रखना। वैसे मैंने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही चूज किए, तो अभी हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल रीजन बताना है कि कोई बच्चा हकलाता है तो किस वजह से हकलाता है। तो देखो हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण ये होता है कि जैसे बच्चे में बहुत ज्यादा उसके अंदर जो तीव्र संवेग हैं, मतलब उसके जो संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है ना, वो उसको हकलाने के लिए मजबूर करता है। तो संवेगों का तीव्र प्रवाह है वो इसका एकदम क्या माना जाएगा, करेक्ट जवाब माना जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है वो क्या कहलाती है, आपको बताना है। गतिक कौशल, ठीक है, मोशन से रिलेटेड चीज है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, तो ये आपको बताना। देखो डिस्कैलकुलिया है वो गणना से संबंधित है। डिसलेक्सिया में वो आपने सी को डी, डी को के लिखता है, वो चीज आती है। डिस्फेसिया में एक तरीके से फेस करने वाला आ जाएगा, संप्रेषण वाला डिस्फेसिया में आएगा। लेकिन जो डिस्प्रेक्सिया है ये आपके गतिक कौशलों से संबंधित अधिगम निर्योग्यता है। गतिक कौशलों से संबंधित अधिगम निर्योग्यता है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। कोई खुद से लव करता है तो वो चीज किस में आएगी, तो ये चीज होती है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ये तो सीधा सीधा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतने दिनों से आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो नो डाउट आप बहुत ही आराम से इसका आंसर जानते हो। नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका दो समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वे उन्हें दो भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वे बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस अधिक है। शिक्षिका के बच्चों को किस चीज में कठिनाई है यदि वो उस चीज को सही नहीं बता पाए, ठीक है। तो वैसे भी जूस समान मात्रा में, चाहे वो लंबी वाली गिलास में डालो चाहे छोटी वाली में डालो, जो चौड़ी है उसमें जूस की मात्रा तो समान रहेगी। अब शिक्षिका उन बच्चों से पूछती है कि किस में ज्यादा है किस में कम है, तो ये क्या चीज कहलाती है भाई। उनके बच्चों में क्या दिक्कत है कि वो सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। यदि लंबी वाली गिलास में कहते हैं इसमें ज्यादा जूस है या फिर कहते हैं छोटी वाली में ज्यादा जूस है, तो ये किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये क्या चीज है, तो ये है आपके विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है क्या कहलाती है। लिखावट में कठिनाई, तो देखिए ग्राफ से याद रखना, जैसे ग्राफ को अपन ऐसे लिख के बनाते हैं ना, तो ये ग्राफ जैसे ऐसे चित्र वगैरह ऐसे बनाए ग्राफ, तो ये लिखावट में जो कठिनाई आती है इसको बोलते हैं आपके डिस्ग्राफिया। तो ये डिस्ग्राफिया होगा, इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा विद्यार्थियों। टेस्ट कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टेस्ट का जो टॉपिक है वो होगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, ये चीज आपका नेक्स्ट टेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो वह है, क्या वह इसका दृष्टि दोष है? नहीं। क्या उसका मानसिक दोष है? बिल्कुल नहीं। क्या इसका मानसिक क्षय है? नहीं है। ये उसके सीखने में वो क्या है? अक्षम होगा इसमें, ठीक है ना। अंतर नहीं कर पाता तो सीखने में अक्षम है, ये इसकी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, अगला फे एवं वे, में एवं ने अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना, मतलब बारीक प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें वो डिफरेंस नहीं जान पाता है, तो ये अधिगम की कौन सी समस्या से संबंधित है? ये चीज कौन सी समस्या से संबंधित है? स्मृति की? नो, कोई नहीं। नो। अवधान केंद्रण की? क्या ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है? नो। ये है आपकी प्रत्यक्षीकरण की। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है ठीक तरीके से किसी चीज को जानना, मतलब नाम, पहचान, व्याख्या, तो ये चीज होती है प्रत्यक्षीकरण। आगे देखो, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? केवल मात्र जन्मजात होती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो श्रवण दोष है, सुनने में दिक्कत है, वो
जन्म पैदा होने के बाद भी हो सकती है, दृष्टि दोष भी बाद में आ सकता है, मूक बधिर भी बाद में हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि, ये मंद बुद्धि केवल मात्र जन्मजात होती है। बच्चे की जन्म से ही जो बुद्धि है वो मतलब फिक्स होती है एक तरीके से, बुद्धि लब्धि जैसे IQ वगैरह होता है वैसे। अगला अनेक्ष्या क्या है? अनेक्ष्या, अनेक्ष्या क्या है? सुनने की क्षमता, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता या सीखने की क्षमता। तो इसमें अनेक्ष्या क्या है? तो अनेक्ष्या आपकी होगी सीखने की क्षमता। सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? आपकी अनेक्ष्या कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट संप्रेषण संबंधी क्षमता है। देखो डिस्ग्राफ या लिखने से संबंधित है, ठीक है, और डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है। डिस्फेसिया, फेस से मतलब किस चीज को फेस करना, संप्रेषण करना, तो संप्रेषण डिस्फेसिया। तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट माना जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दृष्टि दोष युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। जैसे जो बच्चे अंधे हैं, दृष्टि दोष ज्यादा है, नजर कमजोर है बहुत ज्यादा, तो उनको क्या कर सकते हैं? क्या उनको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं? क्या उनको मौखिक व्याख्यान दें? त्रिआयामों अर्थात 3D आकृतियों के स्पर्श से, ठीक है ना, तो 3D आकृतियों के स्पर्श से उनको मतलब पढ़ाना, ये दृष्टि दोष युक्त बच्चों को पढ़ाने की सबसे क्या है? बेस्ट कला है, सबसे बेस्ट कला है, ठीक है ना, मतलब मेथड मान सकते हो सबसे टॉप क्वालिटी का। जैसे ब्रेल लिपि वगैरह में पढ़ाते ना ऐसे, ठीक है, वैसे उभरे हुए अक्षरों से वैसे। पठन कौशल विकार बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? एक बच्चे में पढ़ने से संबंधित विकार है तो उसमें प्राथमिक लक्षण आपको क्या क्या दिखाई देंगे? मतलब किन चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस बच्चे के पढ़ने से संबंधित जो कौशल है उसमें विकार है? अब सारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तो ये तो गुण है, ठीक है, ये कोई बीमारी थोड़ी, पठन कौशल संबंधी विकार थोड़ी, ये तो अच्छी चीज है। एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो धारा प्रवाह पढ़ने की जो क्षमता होती है वो पठन विकार का प्राथमिक लक्षण माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? इसमें करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अगला है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किसमें अनुभव करेगा? तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसमें ज्यादा मतलब ऐसे तोड़ मरोड़ कर आप इसमें कुछ खोजने की कोशिश करो, वैसी बात नहीं। इसमें सुनिर्मित पाठों में ये बच्चा जो असंगठित घर से आएगा उस बच्चे को इसमें थोड़ी कठिनाई लगेगी, ठीक है ना। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, ADHD क्या है? ADHD क्या है? यह आपको बताना है कि ADHD क्या है, ठीक है, ADHD। तो ADHD क्या है? तो ADHD एक अवधान विकृति है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी पॉपुलर और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि ADHD क्या है? अवधान विकृति, ठीक है। आप देखो मैं कल का टॉपिक बता देता हूं आपको, व्यक्तिगत विभिन्नता है वो आपका कल का टॉपिक है। व्यक्तिगत भिन्नता, विभिन्नता, आप इसको कैसे ही मानो, ठीक है। तो ये चीजें आज ये 20 क्वेश्चन थे, ये आपको कैसे लगे? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है लाड लो, आप बस टेस्ट सीरीज को छोड़ना मत। देखो अब टाइम थोड़ा महीने भर का टाइम है, 1 महीने तक कंटिन्यू बने रहो, ठीक है ना, आपको नो डाउट समथिंग डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो टेस्ट है वो यहीं कंप्लीट होता है। टोटल 20 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि हमारे 20 में से इतने क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो ये आप जरूर से जरूर बताना विद्यार्थियों। आज का टॉपिक था अधिगम्य कठिनाइयां। देखिए विद्यार्थियों, हम आपके समय को मद्देनजर रखते हुए कि भाई आप रिवाइज वगैरह कर रहे हो, एग्जाम नजदीक है, इतना टाइम नहीं है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं। लाइव में क्या वो बीच में कहते हैं कि इसने ये ऑप्शन बताया, इसने ये बताया, तो उसमें फिर भी टाइम जाया होता है, ठीक है। इस क्लास के अलावा हमारे 9 बजे एक लाइव चलती है, वो फिक्स है, वो हरदम चलती रहती है, राजस्थान जीके का है, उसको रीड के टारगेटेड करके उसको चलाया जा रहा है, तो उसमें भी आप जरूर से जरूर उपस्थित होइएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।